हे गाइस, वन पीस चैप्टर 1130 आज आ चुका है और ये चैप्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। फाइनली यहाँ पर हमें एलवेफ को फर्स्ट लुक मिल चुका है और साथ में हमारे लोकी का भी फर्स्ट लुक मिल चुका है। और हमने जैसा सोचा था लोकी बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होने वाला है। मतलब दिखने में, बस कैरेक्टर वाइज तो वैसे ही आरामी है लेकिन दिखने में बहुत अलग होने वाला है। तो देखते हैं इस चैप्टर को और इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एल्बाफ वाली शिप को देखते हैं जिसमें हमारे बाकी के स्ट्रॉयड्स क्रू थे और फ्रैंकी यहाँ पे जायंट्स को बोलता है जो बाकी स्ट्रॉयड क्रू है उनको अब मत ढूंढो क्योंकि वो यहाँ पर मिल नहीं रहे। हमारे बस की जो था हमने यहाँ पर कर लिया है। यहाँ तक कि जिनवे ने अपने सार को भी इनको ढूंढने के लिए भेजा था लेकिन वो आसपास कहीं भी नहीं मिले। और यहाँ पर फ्रैंकी बोलता है हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, हम उन पर ट्रस्ट करें और एल्बाफ में जाकर उनका वेट करें। और यहाँ पर जायंट भी है ना, उसकी बात सुनकर राजी हो जाते हैं और वो एल्बाफ के लिए वापस से निकल पड़ते हैं। फिर सीन लूफी और बाकी क्रूमेट्स पर आता है जो कि अपने रोड के कैद से बाहर निकल चुके थे और वो बाहर आने के बाद देखते हैं वो एक जाइंट कैसल के अंदर है जो दिखने में बिल्कुल लेगो कैसल जैसा ही था। और वो जो कैसल है वो स्नो लैंड के बीच में था जो कि ना बड़े बड़े जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। और इस कैसल से एक ना लंबी ब्रिज निकल रही थी जो एक जाइंट पेड़ से कनेक्टेड था जो बिल्कुल आसमान से जुड़ा हुआ था। और ये सब देख के ना नामी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसको चक्कर आने लगते हैं क्योंकि यार ये अब नॉर्मल चीज है भाई, ये सब है ना नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता जो वो सब है ना यहाँ पर देख रहे हैं। फिर वो देखते हैं ना ब्रिज से उनकी तरफ कोई आ रहा है जिसको देख के वो छुप जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं दो बंदे कैसल की तरफ आ रहे हैं जिनमें से एक का नाम है गोल्डबर्ग और एक का नाम है ग्रेड। और ये दोनों ना जाइंट पायरेट्स के मेंबर हैं और ग्रेड के पास उसकी एक जाइंट आउल होती है, मतलब पेट होती है वो उसकी, जिसका नाम पाइपर होता है। और ये दोनों आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं और ग्रेड यहाँ पर बोलती है गोल्डबर्ग को, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हिजरुद्दीन ने ना इसको अपने टीम में क्यों लिया, मतलब ये यहाँ पर रॉड की बात कर रहे हैं। तो गोल्डबर्ग यहाँ पर बोलता है उसके पास है ना अच्छी नेविगेशन स्किल्स थी इसलिए हिजरुद्दीन ने उसको हमारे टीम में लिया। और ग्रेड यहाँ पर बोलती है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो ना लोकी से भी ज्यादा शर्मनाक है अपने एल्बाफ के लिए। और ये दोनों कैसल इसलिए आए होते हैं क्योंकि ग्रेड की आउल ने मुगिन क्रो को, जो रोड का क्रो है, उसको एक शिप को ले जाते हुए देखा था। और यहाँ पर ग्रेड बोलती है हमारे एरिया में ना ट्रेस पासिंग अलाउड नहीं है, मतलब इनलीगल है। ट्रेस पासिंग मतलब अतिक्रमण होता है, मतलब किसी एरिया को ना जबरदस्ती हड़प लेना से ट्रेस पासिंग कहते हैं। और यहाँ पर ग्रेड बताती है कि रोड की आदत है जो भी शिप्स हमारे एल्बाफ के एरिया के आसपास होता है वो उसको उठा लेता है और बताता है कि ना ये हमारे एल्बाफ के एरिया में ट्रेस पासिंग कर रहे थे, मतलब अतिक्रमण कर रहे थे, जिसके कारण वो उन लोगों को पकड़ के ना अपना बंदी बना लेता है। और यहाँ हमें क्लियर हो चुका है कि रोड के केज में जितने भी बंदे थे वो कहाँ से उठा के लाता था। वो है ना ट्रेस पासिंग के नाम पर लोगों को पकड़ लेता था और अपने केज में डालकर उसे बाहर से देखा करता था। मतलब तुम यहाँ पर समझ सकते हो कि रोड कितना ज्यादा हरामी बंदा था भाई। और उसने स्ट्रॉयड्स को भी पकड़ लिया था लेकिन यार स्ट्रॉयड्स तो स्ट्रॉयड्स है, उसके लीग के बाहर है वो बंदे। उन्होंने रोड को पेल दिया और वहां से निकल के बाहर आ गया। अब इसकी वाट भी लगने वाली है आगे। और ग्रेड यहाँ पर बोलती है अगर उसने देखा कि रॉड ने फिर से किसी को किडनैप किया होगा तो वो इसकी रिपोर्ट जाकर जारुल सामा को करेगी। मतलब जारुल सामा एक ओल्ड जाइंट है, मतलब एल्डर जाइंट है जिसकी एज लगभग 408 साल है। और यहाँ पर ट्रेस पासिंग का नाम सुन के नाम ही सबको छिपे रहने के लिए बोलती है। और इसके बाद हम ग्रेड और गोल्डबर्ग को देखते हैं जो कि कैसल के डोर को नॉक करते हैं और रोड को बाहर बुलाते हैं। और इसी बीच अपना जो स्ट्रॉयड क्रू है वो ब्रिज का यूज करके भागने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि ब्रिज के नीचे एक जाइंट फॉरेस्ट है, मतलब बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जिसके अंदर जाइंट वुल्फ्स है। पर ब्रिज के बीच में लूफी रुक जाता है और बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मैं अभी भी लेगो किंगडम के अंदर ही हूँ। और सांजी और जोरो को भी सेम ऐसा ही फील हो रहा होता है। और इसी बीच उनको है ना एक स्क्रीम सुनाई देती है, मतलब एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिसको सुन के लूफी उसको देखने के लिए निकल जाता है और जोरो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और हमेशा की तरह सांजी उनको यहाँ पर रोकता है लेकिन वो रुकते नहीं है और लूफी उनको बोलता है तुम आगे जाओ मैं देख के आता हूँ चिल्ला कौन रहा है। और वो है ना उनको आगे भेज के उस ब्रिज से नीचे कूद जाता है फॉरेस्ट में। इसके बाद सीन हमारे एल्बाफ वाले शिप पर आता है जहाँ पर एक न्यूज़पेपर आया होता है और उस न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी हुई होती है अपने डोरी और ब्रॉगी के बारे में जिन्होंने एगहेड पर अटैक किया था। और ये सुन के ब्रॉगी बोलता है ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं ये नेवी वाले, और ये अखबार बहुत ज्यादा छोटी है इसको मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो यहाँ पर रॉबिन बोलती है ठीक है मैं तुम्हें ये पढ़ के बताती हूँ। और रॉबिन इनको पढ़ के बताने लगती है कि जाइंट वॉरियर्स अपने 100 साल के स्लम्बर से जाग गए हैं और योन को लूफी के साथ मिलकर एगहेड को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम देखते हैं जो अपने कैप्टन्स है जाइंट पायरेट्स के ब्रॉगी और डोरी, उनके बाउंटी भी बढ़ गए हैं जो कि 1.8 बिलियन बैरी हो चुकी है। और उनका हम नया वांटेड पोस्टर भी देखते हैं यहाँ पर। और ये सुन के ना जाइंट पायरेट्स जो होते हैं, जो नॉर्मल पायरेट्स होते हैं अपने क्रूमेट होते हैं जाइंट पायरेट्स के, वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या बूस्ट है, पहले हमारे कैप्टन्स का जो बाउंटी थी वो 100 मिलियन बैरीज थी और ये अब है ना 1.8 बिलियन बैरीज हो चुकी है। और ये सुन के रॉबिन बोलती है तुम है ना जाइंट वॉरियर हो, मतलब एल्बाफ के वॉरियर्स हो,
तो ये नंबर जो रिजनेबल है। और इस न्यूज़पेपर में लूफी की भी एक रिपोर्ट छपी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि लूफी ने वेगापंक को मारा है और लूफी की एक बड़ी सी पिक को यूज किया गया है जिसमें लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में था। और इस न्यूज़पेपर के पिक में रॉबिन अपने लूफी के हैंड में एक एक्स मार्क को नोटिस करती है और बोलती है ये मार्क क्या हमेशा से दिखाई देता है जब वो अपने गियर 5 फॉर्म में होता है। यहाँ पर फ्रैंकी बोलता है मुझे याद नहीं, क्योंकि ये जब अपने 5th फॉर्म में होता है तब वो बस उछलता ही रहता है, इसलिए उसको देख पाना और नोटिस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर रॉबिन शॉक हो जाती है और बोलती है ये ना थोड़ा अननेचुरल सा है, क्योंकि इस टाइम इसके जो आर्म है मतलब लूफी के हाथ जो है वो स्विंग कर रहे थे, घूम रहे थे, और ये जो मार्क है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा भी ब्लर या कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये मार्क है ना मैंने साइड से कहीं देख रखा है। अब ओडा सनसे ने इस मार्क के कारण हमें सस्पेंस में डाल दिया भाई। हमें तो पता है ये मार्क एलावास्टा आर्क का है, पर यहाँ पर जब रोबिन बोलती है इस मार्क को उसने कहीं देखा है, इस चीज को सुन के भाई हम सस्पेंस में जा सकते हैं, क्योंकि भाई रॉबिन एक आर्कियोलॉजिस्ट है। क्या पता वो जब अपने लूफी से बिछड़ी हो मतलब टाइम स्किप से पहले, तो उसको है ना ड्रैगन के साथ इस मार्क के बारे में कुछ पता हो, क्योंकि ये जो चीज है ना आपस में कनेक्ट बीवी से ही हो रही है और यहाँ पर अपना ईमू सामस से भी सारा कुछ कनेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पर हमें दोबारा से सस्पेंस में डाल दिया भाई। पहले लोकी 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 कर रहा था, अब इस चैप्टर में लोकी के बारे में हमें पता चलने वाला है, तो इस मार्क से रिलेटेड हमें सस्पेंस में डाल दिया है। और आगे देखते हैं इस मार्क का क्या सीन होने वाला है, आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। और क्या पता भाई पीछे पुराने चैप्टर्स में इस मार्क से कुछ बात छुपी हुई हो जो कोई वन पीस फैन जो भाई खंगाल के निकाल ले, क्योंकि भाई बहुत ऐसे बंदे होते हैं जो निकाल लेते हैं। सो अगर कुछ मिलता है इस मार्क से रिलेटेड तो मैं तुम्हें पक्का बताऊंगा। तो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और अब काशी अपने डोरी और ब्रोगी को एल्बाफ के किंग के बेटे के बारे में बताने लग जाता है और बोलता है उनका बेटा जो है वो बहुत ज्यादा बदमाश है, वो तुम्हें लेने आना चाहते थे पर हम सीनियर्स को आना पड़ा क्योंकि एल्बाफ में ना कुछ परेशानी आ गई थी। जिसको सुन के फ्रैंकी बोलता है कौन सी परेशानी, और यहाँ पर काशी एक्सप्लेन करता है जब डोरी और ब्रोगी अपने एल्बाफ में नहीं थे तब किंग का बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम लोकी है और वो किंग का इकलौता उत्तराधिकारी है। और वो ना एक इविल जायंट है जिसको सब कर्स्ड प्रिंस बोलते हैं, मतलब श्रापित प्रिंस बोलते हैं, क्योंकि लोकी ने ही अपने फादर किंग हार्लेड को मार दिया एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट को पाने के लिए जिसका नाम आकुमा नोमी है। मतलब वो जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट है उसको रॉयल फैमिली को ना पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता है, मतलब पास ऑन किया जाता है उसकी पावर्स को। और लोकी को ना वो डेविल फ्रूट चाहिए था जिसके कारण वो अपने फादर को मार देता है और उस डेविल फ्रूट को ले लेता है और उसको खा लेता है। और यहाँ पर हमें उस डेविल फ्रूट के पावर्स का कुछ पता नहीं है और यहाँ पर हम लोकी के फादर को भी नहीं देखते, इस चैप्टर में उसका मेंशन नहीं किया गया, मतलब दिखाया नहीं गया है। और काशी बोलता है लोकी को एल्बाफ के वॉरियर्स ने मिलकर हरा तो दिया और उसको बंदी तो बना लिया, पर वो ना अब दोबारा से फ्री होने के कगार पर है, इसीलिए हमें ना एल्बाफ के सारे वॉरियर्स की पावर चाहिए जिसके कारण हम उसको रोक सके और दोबारा से बंदी बना सके। और ये सुन के ना फ्रैंकी शॉक हो जाता है और बोलता है एक वॉरियर को रोकने के लिए पूरे जायंट्स वॉरियर की सेना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें ना लोकी की पावर्स का पता चल जाता है कि लोकी कितना ज्यादा पावरफुल है भाई। और अभी इसके डेविल फ्रूट के पावर का तो हमें पता नहीं है कि उसके डेविल फ्रूट का पावर क्या है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में रिवील होगा। लेकिन यार लोकी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको हम यहाँ पर अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। उसको हराने के लिए पूरे जायंट चाहिए, जितने भी जायंट है ना सबके सब चाहिए भाई। और इसके बाद अपना सीन लूफी पर जाता है जो फॉरेस्ट में एंट्री कर चुका था और उसको फॉरेस्ट के बीच में एक जायंट दिखता है जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज होता है और उसको ना मैसिव चैनों से बांध रखा था। और ये जो जायंट होता है वो अपना लोकी होता है। और फाइनली यहाँ पर हमें लोकी का फर्स्ट लुक मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा बैडएस होता है। और लोकी दिखने में एक पतला और मस्क्यूलर जायंट है जिसके बहुत लंबे बाल है और उसके हाथों पर टैटूज भी बने हुए हैं। उसने नॉर्मल जायंट के कपड़े को पहन रखा था और उसके बेल्ट में जॉली रोजर है जिसने एक क्राउन को पहन रखा है। और जॉली रोजर मतलब जो अपने पायरेट का फ्लैग होता है ना उसको जॉली रोजर कहते हैं, उसमें जो लोगो होता है उसको जॉली रोजर कहते हैं। और साथ में उसने एक ब्लैक कलर का हेलमेट पहन रखा था जिसमें 2 हॉर्न थे बड़े बड़े और उसके बैक में ना एक एक्स्ट्रा मतलब कुल्हाड़ी था। और यहाँ पर हम देखते हैं लोकी के आंखों को बैंडेजेस से कवर कर रखा है जिससे वो ना कुछ देख ना पाए। फिर लोकी और लूफी एक दूसरे से बात करने लगते हैं और लोकी जब बात कर रहा होता है तो उसकी जीभ बाहर लटकने लगती है, जैसे अपने डॉम फ्लेमिंगो की बाहर लटकने लगती है वैसे ही। और लोकी लूफी से उसका नाम पूछता है तो लूफी बताता है मेरा नाम लूफी है और मैं एक दिन पायरेट किंग बनूंगा। फिर लूफी लोकी से पूछता है ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो। लोकी बताता है ये लैंड ऑफ वॉरियर्स है एल्बाफ, ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन है। और यहाँ पर फाइनली हम अपने एल्बाफ को देखते हैं। इस चैप्टर के लास्ट के जो 2 पेज होने वाले हैं यहाँ पर हम पूरा का पूरा एल्बाफ देखने वाले हैं। और एल्बाफ दिखने में अपने पहाड़ों और पेड़ों जैसा होने वाला है क्योंकि ये ना पूरा का पूरा पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। सो ये दिखने में पहाड़ों और पेड़ों जैसा होने वाला है जिसके सेंटर में यग्द्रशील ट्री है और ये ना नॉर्मल पहाड़ों से 12-13 गुना बड़ा होने वाला है जिसके कारण अपने जायंट यहाँ पर बोने लगने लगते हैं उस पेड़ के सामने और उस पेड़ में से ना झरने भी गिरती है मतलब बहती है।
फिर हम यग्द्रशील ट्री को देखते हैं जिसके ब्रांच से एक मिडल लेयर बनती है जो उसके रूट्स को कवर कर लेती है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि उस लेयर के ऊपर है ना पीपल्स मतलब जाइंट्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम कैसल देख सकते हैं और साथ में एक विलेज भी बसा हुआ है और उस विलेज के बाहर है ना कैनन्स भी लगे हुए हैं। साथ में हम एक जाइंट स्वॉर्ड को देखते हैं जो उस लेयर को चीरते हुए शायद से जमीन तक पहुंच रही है। और इसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो अपनी डेविल वाली स्माइल के साथ लूफी से बात कर रहा है और वो लूफी को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो सन गॉड है जो इस पूरी दुनिया को ना एंड कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। और ये जो चैप्टर है यहीं पर एंड हो जाता है। ओवरऑल चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार था। इस चैप्टर में हमने लोकी का भी लुक देख लिया, साथ में एल्बाफ का फर्स्ट लुक देख लिया। अभी तो उसके अंदर का सीन देखना बाकी है, पर हमने फाइनली एल्बाफ को देख लिया कैसा है कैसा नहीं। और रोड के बारे में हमें काफी कुछ पता चल चुका है यार, वो बंदा कितना ज्यादा आरामी है यहाँ पर हमें पता चल चुका है। और साथ में सोचने वाली बात यह है कि यार लूफी यार यहाँ पर लोकी को छुड़वा ना दे, जिसके कारण है ना फिर से वॉर स्टार्ट हो जाए वहां पर और सीन क्रिएट हो जाए काफी क्रिटिकल वाला। देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में यहाँ पर अपना वन पीस चैप्टर 2 हफ्तों के ब्रेक पर जा चुका है और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है सीधा नवंबर को आने वाला है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।